हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज हम लोग क्लास 9th फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म की लास्ट वीडियो को बना रहे हैं। अभी तक बेटा मैंने इसके 3 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए हैं और ये आज का लास्ट 4th यूनिट है, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। अगर आपको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पिछली सारी वीडियोस को एक बार जरूर देखें। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो को देखें अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। अब आप जावा से ये मत समझिए कि ये मैं कोई कंप्यूटर लैंग्वेज समझाने वाली। जावा एक आइलैंड है जो इंडोनेशिया में है। तो वहां पर कैसे फॉरेस्ट रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन हुए या वहां भी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट गई थी। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं जो आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं उनको मैं अब सॉल्व करूंगी। Java is now famous as a rice producing island in Indonesia, but once upon a time it was covered mostly with forest. The colonial power in Indonesia were the Dutch. कहते हैं आज का टाइम अगर मैं देखूं, रिसेंट टाइम देखूं, तो जावा इंडोनेशिया का ऐसा आइलैंड है जहाँ पे सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस किए जाते हैं। पर अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा था कि ये आइलैंड पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ था और वहां पर कौन अपनी पावर चला रहा था? डच। जैसे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, जावा में डच लोगों ने अपना पूरा रूल बना दिया था। अब आप सोचेंगे कि मैम डच कौन सी कंट्री को बिलोंग करते होंगे? तो बेटा डच नीदरलैंड्स को बिलोंग करते हैं। नीदरलैंड्स के लोगों ने इंडोनेशिया के ऊपर पूरा अपना कब्जा कर लिया। जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स। देखा जाए तो दोनों की फिलॉसफी एक जैसी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया क्यों आई थी? शिप्स को बनाने के लिए या रेलवेज के लिए उनको वुड चाहिए थी। वैसे ही जावा में इंडोनेशिया जो आइलैंड था वहां पर डच क्यों गई थी? वो अपनी फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना चाहती थी, अपने फॉरेस्ट रूल्स चलाना चाहती थी। बेसिकली उन्हें भी जावा से टिम्बर चाहिए था ताकि वो अपनी कंट्रीज के लिए नेवी शिप्स बना सके। There were many villages in the fertile plains, but there were also many communities living in the mountains and practices shifting cultivation. कहते हैं यहाँ पर जो लैंड थी बहुत सारे विलेजेस थे, फर्टाइल प्लेन्स थी। और फर्टाइल प्लेन मीन्स एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकती है या कोई भी हम कह सके रिसोर्सेज जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वुड की हमने बात कर दी। तो कहते हैं यहाँ बहुत सी कम्युनिटीज रहती हैं जो माउंटेन एरियाज में रहती थी। प्लस यहाँ के लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, जिसको हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। एक जगह पे पहले कल्टीवेशन की, फिर वहां पर जला दिया उसको, उसके एशेज में सीड सो कर दिए, फिर थोड़ी देर बाद फिर कहीं और चले गए, उसके बाद वेट करते थे कि हाँ वहां पे जहाँ सीड सो करे अब वहां पे प्रोडक्शन होगी होगी। तो यहाँ पर भी जावा में भी इस चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। द वुड कटर्स ऑफ जावा। आपके टॉपिक्स ऐसे ही बुक में दिए हुए हैं जैसे मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं बेटा। द कलंग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। कहते हैं अगर हम जावा की बात करें तो कलंग्स ऑफ जावा, कलंग्स क्या है? जिनको हम नाम देंगे वो कलंग्स कौन थे? ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो स्किल्ड थी, उन्हें पता होता था कि फॉरेस्ट को कैसे कट करना है और वो बेस्ट शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। पेपर में कई बार आ जाता है हु वर कलंग्स, तो आप पेपर में ये लिखेंगे द कलंग्स वर द कमिटी इन द जावा ऑफ इंडोनेशिया। They were skilled forest cutters and practicing shifting cultivation. They were so valuable that in 1755, when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms. कहते हैं इतनी क्यों वैल्यू थी कलंग्स की? कहते हैं 1755 में जावा में एक किंगडम हुआ करता था जिसका नाम था माताराम किंगडम। जब वो अलग हो गए थे आपस में, जब इस किंगडम का बंटवारा हो गया था, तो दोनों राजाओं ने कहा था कि 6,000 कलंक थे उस टाइम कि हम दोनों आपस में बराबर बांटेंगे, किसी को एक भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो उस टाइम कितने कलंक फैमिलीज थी? 6,000 थी। एक किंगडम 3,000 ले गई और एक 3,000 ले गई। Without their expertise, it would have been difficult to harvest tea and for the kings to build their palaces. वो इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए रखते थे कि वो इतने एक्सपर्ट थे, कहते उनके बिना ना तो कभी किंग का पैलेस पूरा हो सकता था और ना ही टीक की प्रोडक्शन या हार्वेस्ट उसको कैसे काटना है, क्योंकि वो स्किल्ड फॉरेस्ट कटर थे, ना तो उसकी कटिंग किसी को पता थी। When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under him. कहते जब
डच के लोग 18 सेंचुरी में जावा आए, उन्होंने अपना रूल चलाना शुरू किया, तो वो चाहते थे कि जितने भी कलंग्स हैं वो उनके अंडर काम करें। But in 1770, the Kalang resisted by attacking a Dutch fort at Joanna, but the uprising was suppressed. But कलंग ने कहा कि हम तो नहीं करेंगे इनके नीचे, और उन्होंने एकदम से रिबेल कर दिया। कहाँ पे करा? जावा में एक फोर्ट था, जोआना फोर्ट, जहाँ पे डच लोगों की मेन पावर थी, उसके ऊपर उन्होंने रिबेल कर दिया। बट बहुत जल्दी उन लोगों को डच लोगों ने हरा के उनको सप्रेस्ड कर दिया। तो ये थी कलंग्स की स्टोरी, वुड कटर्स ऑफ जावा। अब हम आगे बढ़ेंगे। द डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था ब्रिटिश साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। In the 19th century, when it became important to control territory, not just people, the Dutch enacted forest laws in Java, restricting villagers' access to forest. जब 19th सेंचुरी में डच लोगों को लगा ना कि अब कलंग्स लोगों को तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमें लोगों से ज्यादा टेरिटरी पे ध्यान देना चाहिए, जावा के आइलैंड पे ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ फॉरेस्ट लॉज बना दिए। और पहला फॉरेस्ट लॉ उन्होंने क्या बनाया कि कोई भी जावा के जो विलेजर्स होंगे वो फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को असेस नहीं कर सकते, मतलब यूज नहीं कर सकते। Now wood could only be cut for specified purpose like making river boats, constructing houses and only from specific forest under close supervision. तो अब उन्होंने क्या कहा कि आप जावा के आइलैंड से वुड को कट कर सकते हो, बट कुछ चीजों के लिए, जैसे बोट्स बनाने के लिए, क्योंकि आइलैंड था वहां पर हमें बोट्स की जरूरत थी। हाउसेस बनाने के लिए आप वुड ले सकते हो, बट ये भी कुछ स्पेसिफिक फॉरेस्ट में से ही आप कट कर सकते हो, और उसके ऊपर भी डच लोगों की पूरी सुपरविजन होगी। वो पूरा ध्यान रखेंगे कि आप कुछ चोरी ना कर लें या एक्स्ट्रा कुछ ना ले जाएं। Villagers were punished for grazing cattle in young stands, transporting wood without a permit, or traveling on forest roads with the horse carts or cattle. विलेजेस को कह दिया गया कि आप फॉरेस्ट में अपने कैटल्स को भी ग्रेज नहीं करा सकते। यंग स्टैंड्स का मतलब क्या होता है बेटा? जब छोटी छोटी जो सैम्पलिंग्स आनी शुरू होती है ना, जैसे हम छोटा छोटा पौधा कहते हैं, उनको ये डर था कि अगर आप कैटल्स लेकर आएंगे तो वो उसको खा लेंगे, और अगर उसको उन्होंने खा लिया तो क्या होगा, उनको ये लगता था कि कल जाके क्या पता ये छोटा सा पेड़ बड़ा पेड़ भी बन सकता था, तो उन्होंने ये भी बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि आप वुड को ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते विदाउट अ परमिशन। अब विदाउट परमिशन आप इस वुड को कहीं भी लेके नहीं जा सकते हो। और फॉरेस्ट की रोड्स पे आप हॉर्स को लेकर आना या कोई भी अपनी कैटल को ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग नहीं करा सकते। उनको यही डर होता था कोई भी जानवर अगर जंगल में आएगा तो वो उस पेड़ पौधों को खाएगा, और कल ये पेड़ पौधे बड़े भी हो सकते थे। तो ये थी डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ बताया, वो आगे पढ़ते हैं। In 1882, 280,000 sleepers were exported from Java alone. However, all this required labor to cut the trees, transport the logs, and prepare the sleepers. कहते हैं 1882 में 280,000 स्लीपर्स, स्लीपर्स याद होगा मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया था, जिन्हें नहीं पता तो बेटा प्लीज एक बार पिछली वीडियो जरूर देखें। जावा से एक्सपोर्ट हुआ करता था। अब ये इस इतने ज़्यादा सामान के लिए, इतने ज़्यादा स्लीपर्स बनाने के लिए आपको उतने ज़्यादा पेड़ काटने होंगे, उतने ज़्यादा ही लकड़ियाँ लेके जानी होंगी, और उतने ज़्यादा ही आपको प्रिपेयर करने के लिए लेबर चाहिए। So the Dutch first imposed rent on land being cultivated in the forest, and then exempted some villages from this rent if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. अब डच ने सोचा, पहले वो क्या करते थे बेटा, फॉरेस्ट पे अगर आपको कल्टीवेशन करनी है, कोई चीज को कल्टीवेट करना है, उससे पहले वो रेंट लेते थे। बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है विलेजर्स, मैं तुमसे रेंट लेना बंद कर देता हूँ, बट एक शर्त में कि अगर तुम मेरे लिए फ्री काम करो। कौन सा फ्री काम? यही ट्रीज को कट करना, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करवाना, और तुम अपनी बफेलोज भी लेकर आ सकते हो। क्यों? क्योंकि बफेलोज के ऊपर वो एक काट की तरह यूज कर लेंगे, पीछे वुड को रखा और एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचा देंगे। तो ये थे डच लोगों की, मतलब वो लोगों की क्या प्लानिंग चल रही थी वहां पे जावा में। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? दिस वाज नोन एज ब्लैंडिंग कॉन्स्टेंट सिस्टम। Later, instead of rent exemption, forest villagers were given small wages, but their right to cultivate forest land was restricted. ये जो कहा गया था ना कि अब तुमसे हम रेंट नहीं लेंगे, तुम फ्री लेबर कर दो हमारे लिए, और बफेलोज को ला सकते हो ट्रांसपोर्ट के लिए, इसको ये सिस्टम कहा जाता है ब्लैंड डोंगिस्टन सिस्टम। बट धीरे धीरे क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि अब हम तुमसे रेंट बिल्कुल बंद कर देंगे, अब हम तुम्हें उसके बदले स्मॉल वेजेस दिया करेंगे। मीन्स हम तुम्हें स्मॉल सैलरीज, छोटी छोटी सैलरीज दिया करेंगे,
बट उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हारी कल्टीवेशन हम बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये थी डच की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जावा क्या था, उसके बाद हमने पढ़ा कलम्स के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा है डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमिन्स चैलेंज, यहाँ पे हम बात करेंगे। एक सेमिन एक पर्सन का नाम है। उन्होंने क्या सोचा इस डच फिलोसफी के बारे में। अराउंड 1890s, Surotico Salmon of Randu Balatung village, a teak forest village, began questioning state ownership of the forest। कहते 1890s के टाइम पे जो सैमिन थे वो इस विलेज को बिलोंग करते थे, रानदुपलतुंग विलेज से। वो एक ऐसा विलेज था जहाँ पे टीक बहुत ज्यादा ग्रो होती थी। उन्होंने क्वेश्चनिंग किस पे करनी शुरू की, डच लोगों की फिलोसफी पे, डच लोगों की ओनरशिप पे। He argued that the state had not created the wind, water, earth, wood, so he could not own it। वो कहते थे ये डच के लोगों ने ना तो हवा बनाई है, ना पानी बनाया है, ना अर्थ बनाई है, ना वुड बनाई है, तो वो कैसे इसके मालिक हो सकते हैं। Soon a widespread movement developed, और ये बातें उन्होंने पूरे आसपास के जंगलों में या विलेजेस में फैला दी। Among us those who helped organize it were Samin son-in-law। और सबसे ज्यादा सैमिन के इस प्रोग्राम को किसने हेल्प की थी या किसने आगे फ्लरिश किया था, सैमिन के सन इन लॉ ने। By 1907, 3,000 families were following his idea। और कहते हैं 1890s से स्टार्ट होकर 1907 में 3,000 ऐसी फैमिलीज थी जिन्होंने सेमिन्स के आइडिया को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया कि हम इनकी बात को नहीं मानेंगे। Some of the Seminists protested by lying down on their hand and when the Dutch came to survey। अब क्या हुआ, जब डच के लोग उनकी लैंड को सर्वे करने आते थे, कटिंग के लिए आते थे, वो क्या करते थे, लोग अपनी लैंड के ऊपर लेट जाते थे। क्यों? While other refused to pay taxes or fines or perform labor। कुछ तो लेट जाते थे कि हाँ, हम तुम्हें अपनी लैंड को यूज नहीं करने देंगे। कुछ कहते थे हम तुम्हें टैक्सेस नहीं देंगे, रेंट नहीं देंगे, तुम्हें कोई फाइन नहीं देंगे, और ना ही तुम्हारे लिए कोई फ्री अप काम किया करेंगे। तो सेमिन के आइडियाज को किस तरह लोगों ने अपनाया और किस तरह डच के लोगों के अगेंस्ट वो जाकर खड़े हो गए। तो ये था बेटा सेमिन्स का चैलेंज। आगे बढ़ते हैं। वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट। आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, 1914 टू 1988, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर गेस करिए 1939 से स्टार्ट हुई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे दोनों की ये। कहते हैं उन दोनों वर्ल्ड वॉर की जो इम्पैक्ट था वो पूरे फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, वर्किंग प्लान्स वर अबंडेंट एट दिस टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फेयरली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। कहते हैं जितने भी वर्किंग प्लान जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बन रहे थे इस टाइम बंद कर दिए गए थे, और ब्रिटिशर्स को ज्यादा जल्दी थी फॉरेस्ट काटने की, ताकि हम ब्रिटिश में जो वॉर हो रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, उसकी मदद के लिए यहाँ से रिसोर्सेज को वो लेना चाहते थे। तो जावा में क्या था, जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्युपाइड द रीजन द डच फॉलो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, डिस्ट्रॉइंग sawmills, burning huge piles of giant teak log so that they would not fall into Japanese hand। अब वो क्या कहते थे, जब जापानीज ने जावा में क्या हुआ था, जापानीज के लोगों ने इंडोनेशिया पे अटैक किया था, तब उस टाइम कौन थे वहां पे, डच के लोग थे। तो डच के लोगों को पता लग गया था कि अब हम हारने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा हम तो हार ही रहे, हम अगर हम इनको भी जीतने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, सारी जो अर्थ रिलेटेड रिसोर्सेज थे उसको खत्म करना स्टार्ट कर दिया। सॉ मिल्स, मिल्स जो इंडस्ट्रीज थी उनको तबाह कर दिया उन्होंने। बड़े बड़े जो टीक थे, वो टीक लॉग्स थी, उनको जला दिया। क्यों? कि ये अच्छी चीजें, जो बढ़िया चीजें ये जापानीज के हाथ में ना चली जाए। The Japanese then exploited the forest recklessly for their own war industries, forcing forest villagers to cut down forest। जब ये सब कुछ जल गया तो क्या हुआ, जापानीज को गुस्सा आया, उन्होंने और जो बचा कुचा फॉरेस्ट थे उसको रेकलेसली काटना शुरू कर दिया कि हम अपनी वॉर इंडस्ट्री, वॉर की नीड्स को पूरा करें। और फॉरेस्ट के जावा के लोगों को फोर्स करना शुरू कर दिया कि तुम हमारी मदद करो, तुम इन जंगलों को काटने में हमारी मदद करो, हमें लड़ाई में इनकी जरूरत है। बट कहते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडोनेशिया फॉरेस्ट सर्विसेज टू गेट दिस लैंड बैक। बहुत मुश्किल हो गया था इंडोनेशिया लोगों को अपनी लैंड को वापस लेने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। अगर बाय बाय हम लोग बात करें जापानीज की, अगर हम डच की बात भी करें, तो बिल्कुल जो जावा का मेन जो क्रीमी लेयर था फॉरेस्ट में, हम जिसको बात करेंगे, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो चलिए, ये देखिए बेटा, ये मैंने एक फोटो दिखाई है कि वॉर डिफॉरेस्टेशन जब होता है तो कैसे लैंड जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, बिल्कुल बर्न कर दी गई थी जावा में। ये आपका टॉपिक है जो लास्ट है बेटा,
New developments in forestry. Since the 1980s, government across Asia and Africa had begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflicts. 1980s में क्या होता है, चाहे वो एशिया की बात करें, हम अफ्रीका की बात करें, कि उन गवर्नमेंट को लगा था कि ये जो भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्रीज हैं, ये जो पॉलिसी है फॉरेस्ट कम्युनिटीज की, हमें इसको फॉरेस्ट एरिया से कुछ टाइम के लिए दूर कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बहुत सी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, या अगर हम इनको दूर करेंगे या बेस्ट पॉलिसीज नहीं लेकर आएंगे तो बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट गोल। कहते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने से का ध्यान हमें ज्यादा रखना चाहिए, ना कि वहां से टिम्बर निकालने में। अगर आप फॉरेस्ट की केयर करोगे तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है एज कंपेरिजन टू अगर हम वहां से टिम्बर वुड लेकर आते हैं। So the government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forest must be involved. तो गवर्नमेंट को क्या लगा कि फॉरेस्ट की देखभाल कौन कर सकते हैं, वही लोग कर सकते हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहते होंगे। तो उन्होंने कहा कि उनकी देखभाल के लिए हमें उन्हीं लोगों को इस चीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। Some villages have been patrolling their own forest with each household taking it turns instead of leaving to the forest guard. जब गवर्नमेंट ने ये उनको रूल दे दिया तो वहां के विलेजेस ने क्या कहा, पेट्रोलिंग मीन्स कि हम उसका ध्यान रखा करेंगे, ठीक है, उस जंगल का हम ध्यान रखा करेंगे। और हर हाउस होल्ड ने बाय टर्न, कि जैसे ठीक है एक मंथ के लिए इस हाउस होल्ड ने काम कर दिया, एक दिन के लिए कर दिया, तो आपस में विलेजेस ने ड्यूटीज बांध ली कि हम लोग ही ध्यान रखेंगे, ना कि हम किसी गार्ड को ये काम करने देंगे। Local forest communities and environmentalists today are thinking of different forms of forest management. अगर हम आज की बात करें, रिसेंट बात करें, तो अभी भी बहुत से ऐसे फॉरेस्ट लॉज हैं या मैनेजमेंट है जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बना रही है कि हमें फॉरेस्ट को कैसे ध्यान रखना है। क्योंकि बेटा अगर हम फॉरेस्ट का ध्यान रखेंगे, अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ध्यान रखेंगे, तो ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां से ऐसी बहुत सी रिसोर्सेज मिलती हैं जो हमारी नीड को फुलफिल करती हैं। अगर हम उसको बहुत ही रेक्यूलेसली डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो हमारे लिए खराब रहेगा। तो आज बेटा हमने फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर दिया और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और पिछले तीनों यूनिट की वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है बेटा। और बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।